हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा गुप्तकाल। तो गुप्तकाल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बीच में से कहीं से भी मिस मत करना। दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? गुप्तकाल। तो गुप्तकाल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जो गुप्तकाल है उसकी स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। कब की थी? श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो 319 से 335 ईस्वी है। समुद्रगुप्त का 335 से 380 ईसा पूर्व है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का 380 से 413 ईस्वी है। कुमारगुप्त का 414 से 455 ईस्वी है। स्कंदगुप्त का 455 से 467 ईस्वी है। एक दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 सदस्यों की मंडली थी, वह नवरत्न कहलाए थे। तो नवरत्नों के नाम हैं, जिनमें प्रथम थे सर्वश्रेष्ठ कालिदास जी थे, शंकु, घटकपर, अक्ष्मणक, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, धनवंतरी, अमर सिंह। तो ये नवरत्नों के आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में 3 तो इनके नाम दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन में अलग नाम दे दिया जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों के नाम हैं, और इन अलग अलग शासकों का शासनकाल है। तो ये आप देख लेना। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त के शासक के दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था, वह किस गुप्त का शासक दरबारी था? तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उन्होंने संधि विग्रही, महादंड नायक, कुमार मत्ते तथा खाद्य पटलिक पर कार्य किया था। किसने? हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। दोस्तों, समुद्रगुप्त का कार्यकाल मैंने अभी अभी आपको बताया था 335 से 380 ईस्वी है। समुद्रगुप्त को कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कवि। कविराज समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कौन सा केंद्र था? उज्जैन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, फाहियान। किसने किया था? फाहियान ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? राजेंद्र प्रथम,
समुद्रगुप्त अमोघ वर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो इसमें मिलती है समुद्रगुप्त की, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति पर किसका लेख मिलता है? दोस्तों जी, प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद के किले में विद्यमान है। इसकी ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है? 35 फुट। इसकी ऊंचाई 35 फुट है और वर्तमान में किस किले में है? इलाहाबाद में। तो इस पर किसका लेख है? प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख है? तो इस पर है जहांगीर का, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो गुप्त साम्राज्य में निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि? सिविल अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो गुप्त साम्राज्य में निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को की जाती थी, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो इनमें से जो कारण नहीं है वो बताना है आपको। प्रशासन का सामंती ढांचा, हूण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो इसमें से कौन सा एक कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण है वो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। प्रशासन का सामंती ढांचा, हूण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सारे कारण गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण है। दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वो है हूण आक्रमण। हूण आक्रमण हुआ था 455 ईस्वी में और स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसमें हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये स्कंदगुप्त के समय की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। स्कंदगुप्त की हूण विजय का जो महत्व है वो भारत को जो संभावित विदेशी आक्रमण थे उनसे मुक्ति दिलाना है। तो हूण आक्रमण 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कल्याण, भरूच, खंभात, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। ये बिहार के बड़गांव में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार के बड़गांव में। ये बिहार के बड़गांव में स्थित है। विद्यालय का महानतम केंद्र स्थित है ये। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नालंदा महाविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया, सैन्य अधिकारी, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये ग्राम के मुखिया के लिए होते थे। ए ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो भारतीय षड्दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, लोकायत और कापालिक। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? दंतकारों का, रेशम बुनकरों का, मालाकारों का, तेलियों का। तो इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? रेशम बुनकरों का। सत्य प्रथा का प्रथम अभिलेख ही संदर्भ प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ से, मंदसौर से, एरन से, सांची से। तो सत्य प्रथा का प्रथम अभिलेख ही संदर्भ कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बयाना निधि, बस्ती निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा निधि। तो कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सर्वाधिक बड़ी निधि थी? तो बयाना निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? दामोदर गुप्त, हर्षगुप्त, माधव गुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, माधव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन सही होगा। शक विजेता किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को। तो 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? गुप्त काल से, कुषाण काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, अग्निमित्र, नागसेन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो उसने रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में कहापण क्या था?
विलास की वस्तु, एक अधिकारी, एक सिक्का या एक बंदरगाह है। कहां पर क्या चीज थी? तो ये एक सिक्का था। क्या था? एक सिक्का। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? सिंचित भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि को गुप्त काल में अप्रहत कहा जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, वस्त्र उत्पादन से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? पूर्वपाल, सातवाह, द्वारपाल, कर्णिक, पूर्वपाल, सातवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, सातवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, पूर्वपाल, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। तो गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य कौन से थे? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। सातवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ ये गुप्त काल से संबंधित अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कर मुक्त गांव के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। राजा इसे किसी को भी दान दे सकता था। दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। ये ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता है। तो अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें जो कथन सी है वो सही नहीं है। दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। ये कथन सही नहीं है, यानी राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में शक्रोपम कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर लेख, जूनागढ़ अभिलेख, कहोम स्तंभ लेख। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। स्कंदगुप्त को शक्रोपम किस अभिलेख में कहा गया है? तो इसमें आपका कहोम स्तंभ लेख, डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो 455 से 467 है। कितना है? 455 से 467 ये इनका शासनकाल है। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत की चट्टान पर एक अभिलेख स्थित है। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ है? गुजरात के गिरनार पर्वत की चट्टान पर, सौराष्ट्र जिले में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख किस में हुआ है? तो ये भीतरी अभिलेख में हुआ है। ए ऑप्शन सही होगा। होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख किस में मिलता है? भीतरी अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? अलेक्जेंड्रिया जाने वाला सामुद्रिक मार्ग, दक्षिण अफ्रीका जाने वाला सामुद्रिक मार्ग, चीन जाने वाला स्थल मार्ग, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया था? उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का राजा कौन था? मंटराज, हस्तिवर्मन, नीलराज, विष्णुगुप्त। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, विष्णुगुप्त। कर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। कर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति किसने बनाया? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। और इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो कौन सी है? हुण आक्रमण, जो 455 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? तो भारतीय इतिहास के संबंध में सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व कौन सा है? इसमें पहला है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध। नीचे दी गई कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा अनिवार्य तत्व है? तो इसमें 2 और 3 सही हैं। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की सारगीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो इन पुस्तकों में से गुप्त काल की कौन सी पुस्तक है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो गुप्त काल की कौन सी पुस्तकें हैं? तो ये चारों ही हैं, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। ये चारों की चारों पुस्तक किस काल में लिखी गई है? गुप्त काल। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? तो उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? नागेश्वर और नागनाथ, गट्टेश्वर एवं कदम्बेश्वर, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर, नंजुंडेश्वर एवं श्री शैलेश्वर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अवैध थी। उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 2 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है, उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, केवल 2। उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। ए ऑप्शन सही होगा। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही होगा। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन।
हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। 35 फुट ऊंची प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और ये दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो विक्रमादित्य समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त से संबंधित है। सर्वारोच्छेदता, लिच्छवी, दोहितर, अश्वमेध पराक्रम, ये सारी उपाधियां किससे संबंधित हैं? समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 कथन है। इनमें से जो गुप्त काल के बारे में सही नहीं है उनके बारे में आपको बताना है। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। इस काल में बलात् श्रम वृष्टि यानी पहले की तुलना में अधिक प्रचलित थी। बलात् श्रम वृष्टि यानी बेगार कर का है ये कर था। मैरोली शिलालेख ये इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रु के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, जबकि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में था। किसमें था? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख, दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिमा अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान, धारणा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुस्मृति। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन्य नाम देवगुप्त किस राजा का था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, हुशवी काल का मथुरा अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का काम भी करती थी? तो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, इससे यह प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था, कौशाम्बी में, मथुरा में, त्रिपुरी में, उदयगिरी में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र कौन सा था?
तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था, वो था मथुरा। कौन सा था? मथुरा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो 380 से 413, 380 से 413 ईस्वी है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कई उपाधियां दी गई थी, जैसे देवगुप्त है, देवराज है, परम भागवत है, आदि उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला दोस्तों देवगुप्त के नाम से प्रसिद्ध ये प्रथम शासक था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति का त्याग कर समस्त प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। वो जो महरौली का लोहा स्तंभ लेख है, दिल्ली से 9 मील दक्षिण में महरौली स्थान पर कुतुब मीनार के समीप खड़ा है, वह भी किससे संबंधित है? महरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन से फलित ज्योतिष से संबंधित था? शंकु, वररुचि, अक्षपणक, अमरसी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अक्षपणक, फलित ज्योतिष से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो ये कर का नाम है कौन सा? उद्रंग कर। तो व्यापारी, पराजित राजा, किसान या विदेशी, कौन चुकाते थे उद्रंग कर? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, किसान उद्रंग कर चुकाते थे। दोस्तों इस वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना तो एक बार बनता ही है, तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक व्रत संहिता की रचना की। ये किस विषय पर आधारित प्रबंध था? शासन कला, खगोल विज्ञान, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति, अर्थशास्त्र। तो वराहमिहिर की पुस्तक व्रत संहिता किससे संबंधित थी? तो ये थी खगोल विज्ञान से संबंधित, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित कृषि भूमि किन्हें प्रदान की जाती थी? सिविल अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कर रहित भूमि ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।